आज बेटा हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें क्या देखा था कि करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, और पोटेंशियल क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। कितने डिग्री से? 90, पाई/2 से लैग कर रहा था। तो उसी का आज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। लिखिए, एक कैपेसिटर है जो कि एसी सोर्स से कनेक्टेड है और कैपेसिटेंस इसका दे रखा है बेटा आपको 5 माइक्रोफेराड। कितना दे रखा है? 5 माइक्रोफेराड दे रखा है। ठीक है। करंट कितना दे रखा है? फाइंड करंट दे रखा है अब की बार I इज इक्वल टू 5 साइन 50t प्लस 30 डिग्री, 50t प्लस 30 डिग्री। ये अब की बार करंट इक्वेशन दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है? V। पूछ क्या रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ V वर्सेस टाइम। फाइंड इक्वेशन ऑफ V वर्सेस टाइम। चलो, ये है क्वेश्चन। हर बार करंट वोल्टेज दिया रहता था, करंट की इक्वेशन पूछता था। अब की बार करंट दिया है, वोल्टेज की इक्वेशन पूछ रहा है। तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? V नॉट साइन। अब बताओ, ये बताओ, यहां कैपेसिटर सर्किट में करंट क्या करता है? लीड। वोल्टेज क्या करता है? लैग। कितने डिग्री से? कितने डिग्री से लैग करता है? पाई/2 से लैग करता है ना। तो यानी ये करंट है, मतलब करंट ज्यादा होगा तो वोल्टेज कितना कम होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 50t प्लस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। नहीं सही? अगर करंट इतना है तो वोल्टेज लैग कर रहा होगा, मतलब कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। भाई करंट का फेज क्या है? 50t प्लस 30 डिग्री। करंट का फेज क्या है? 50t प्लस 30 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा वोल्टेज कितना होगा? -90 होगा। 90 डिग्री से लैग कर रहा ना। कैपेसिटर में क्या बताया था कि करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। करंट कितना लीड करता है? प्लस पाई/2 से। तो देख लो, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। समझ में आई बात? कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि करंट में ही प्लस पाई/2 लगाओ। हम करंट के अकॉर्डिंग बताएंगे ना कौन लीड कर रहा है कौन लैग। हमने जो अभी पीछे पढ़ा वो हमें केवल ये बता रहा है कि किस सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है और कितना लैग करता है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या था? रेजिस्टर वाले में करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, कोई लैगिंग नहीं थी। इंडक्टिव सर्किट में क्या था? करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। तो अब चाहे तुम करंट में -पाई/2 लिख दो, चाहे पोटेंशियल में +पाई/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस क्या दिखाना है उस सर्किट में कि करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से। और कैपेसिटिव में क्या था? करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से। तो अगर मुझे करंट का फेज ये दिया है तो वोल्टेज के फेज में -90 तो करेंगे ही ना हम लोग। करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट की यही कहानी ही है कि उसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। कितने डिग्री से? 90। तो अगर यहां नहीं 90 लगा तो तुमको यहां 90 माइनस करना पड़ेगा फिर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अच्छा, नहीं आपके मन में आया होगा ना, करंट में प्लस पाई/2 लिखते हैं, यहां पे -90 क्यों लिखा है? तो अब क्लियर हुआ ना। हमें बस ये दिखाना है कि कैपेसिटर में क्या होता है। करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। अगर करंट का फेज ये है तो वोल्टेज का फेज ये होगा, -पाई/2। समझ में आई बात या नहीं आई? क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब हमें वी नॉट भी तो पता करना पड़ेगा। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम। वी नॉट कैसे निकालते हैं कैपेसिटर के लिए? वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी। सही है नहीं? वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? कंपेयर कर लो। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये कितना हो गया? 5। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 5। एक्स सी निकाल लिया जाए। अच्छा बताओ वंशिका, बताओ एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ओमेगा सी। पढ़ा है नहीं पढ़ा? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू देख सकते हो, ओमेगा टी 50। ओमेगा की वैल्यू कितनी है?
50 रख दो ओमेगा, यानी 1/50 इंटू कैपेसिटर कितना है 5 माइक्रोफेराड। माइक्रो को कन्वर्ट करोगे फेराड में तो 5 इंटू 10⁻⁻6। नहीं समझ में आया? तो एक्सी की वैल्यू डायरेक्टली यहां रख दो पूरी, क्या आई 1/50 इंटू 5 इंटू 10⁻+6। -6 था ऊपर चला जाएगा +6। 5 से 5 क्या हो गया, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/50। 1/50 को क्या लिख सकते हो, 1/50 को क्या लिख सकते हो बोलो, 1/50 को क्या लिख सकते हो 22। ऊपर पॉइंट बढ़ाओगे 0 बढ़ेगा, एक 0 और बढ़ाओगे 100 हो गया, 52 ज़ा 100, यानी 0.02 इंटू 10 की पावर क्या आ गया 6। ये आ गया V नॉट। क्या आ गया, क्या आ गया बेटा V नॉट। बोलो समझ में आया नहीं आया? अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनना, अब 0.02 ये लिखने का तरीका सही है गलत? गलत है। मतलब इस पॉइंट को मुझे पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो पॉइंट को किधर से किधर शिफ्ट कर रहे हो, ये राइट ये लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर शिफ्टिंग होती है तो पावर डिक्रीज करती है। ये वाली शॉर्ट ट्रिक याद है आपको, मैंने बताई थी। लेफ्ट से राइट की तरफ कभी भी पावर पॉइंट शिफ्टिंग करोगे तो पावर डिक्रीज होगी हमेशा। अगर राइट से लेफ्ट शिफ्टिंग करते हो पॉइंट को तो पावर इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज। तो कितने डिजिट आगे बढ़े, 2 डिजिट, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ये आ गया V नॉट। आ गया है नहीं? अब रख दो यहां V नॉट की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10⁻4 साइन 50t प्लस क्यों 30 माइनस 90 कितना होगा बेटा माइनस का 60 -60 डिग्री। ये आपकी आ गई वोल्टेज की इक्वेशन। बोलो समझ में आया नहीं आया? भाई V नॉट रखना था, V नॉट निकाल लिया। -90 तो बताया है कैसे आया, लैग कर रहा है पोटेंशियल करंट से, रख दिया वैल्यू, आ गया आंसर। समझ में आ गया? आया? नोट कर लो जल्दी से इसको। अब चलो ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने आपको जितने सर्किट पढ़ाए हैं उन सभी का ओवरऑल मैं समरी आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सर्किट थ्योरी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने 3 प्योरली पढ़े हैं, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव। ठीक है, दोनों का अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा था। मैं फिर से पूरा का पूरा रिकैप करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आए थे या नहीं आए थे सब पूरा इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा जो हमारे वोल्टेज की इक्वेशन थी वो सभी में क्या थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे भी वोल्टेज कितना था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे भी वोल्टेज कितना था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन यहां पे करंट क्या था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ओमेगा टी मतलब करंट इधर चल रहा है I नॉट, तो पोटेंशियल भी इधर ही चल रहा है। दोनों का फेज क्या है, सेम है। दोनों का फेज क्या है, सेम। इंडक्टर में करंट लैग करता था, यानी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 था। इंडक्टर में क्या था, करंट लैग करता था पोटेंशियल से। इसका मतलब क्या होगा बेटा, पोटेंशियल ज्यादा है और करंट क्या है, कम है। कितने डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। देख सकते हो आप, पोटेंशियल ज्यादा है, करंट लैग कर रहा है। क्लियर हुआ? इसमें क्या थी इक्वेशन, अभी अभी मैंने पढ़ा है, इसमें क्या थी इक्वेशन, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसमें करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। इसमें करंट लैग कर रहा है, इसमें करंट लीड कर रहा है। मतलब पोटेंशियल क्या है, V नॉट।
करंट ऊपर की तरफ है आई नॉट, ओवी कितना है प्लस का 90 डिग्री, मतलब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, पोटेंशियल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसमें हम लोगों ने इतनी चीजें ये पढ़ी थी, ठीक है। यहां पे आई नॉट कितना निकला था, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, याद आ रहा है। यहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, याद आ रहा है, क्या पढ़ा था, एक्सएल। यहां क्या पढ़ा था, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सी, यहां एक्सएल किसके बराबर था, ओमेगा एल, ओमेगा यानी 2 पाई एफ एल, तो एक्सएल के दो फॉर्मूले निकल के आते थे। ओमेगा सी क्या, एक्सी क्या निकलता था, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, या फिर होता था 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, तो एक्सी के दो फॉर्मूले ये भी निकल के आते थे। याद आ रहा है, चीजें याद आ रही हैं। ये क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या था, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, यानी दोनों ही रेजिस्टेंस हैं, ये सब रेजिस्टेंस हैं। इसकी यूनिट भी ओम, इसकी यूनिट भी ओम, इसकी यूनिट भी ओम, सब रेजिस्टर हैं, सब रेजिस्टेंस हैं। ये कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस लगता है वो है, ये इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस लगता है वो है, और ये रेजिस्टर में जो रेजिस्टेंस लगता है वो तो पता ही है आप लोगों को। समझ में आई बात। अच्छा, यहां पे अगर मैं एक्सेल और ओमेगा की बात करूं, ये एक्सेल ये ओमेगा, या फिर एक्सेल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो इनका ग्राफ यही बना था, स्ट्रेट यूनिफॉर्म बना था। लेकिन यहां पे तुमने जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था एक्सेल ओमेगा या फिर एक्सेल एफ के बीच का, वो ग्राफ कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म, एक बढ़ता था एक घटता था। याद आया। तो बेटा ओवरऑल मैंने अभी तक में 2-3 लेक्चर में, जिसमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, इतनी चीजें मैंने आपको ओवरऑल समरी में बताई हैं। क्लियर हो गया, क्या ये बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल को बोलो, एक्सेल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक्सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आई बात या नहीं, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आपको दिख रहा होगा यहां क्या कर रहा है, करंट लैग बाई पाई बाई 2, यहां पे करंट लीड बाई पाई बाई 2, और किससे, पोटेंशियल से, किससे, पोटेंशियल से। यहां करंट पोटेंशियल से लैग कर रहा है पोटेंशियल के कंपैरिजन में, और यहां करंट लीड कर रहा है। समझ में आई बात, कितना लैग लीड कर रहा है, 90 डिग्री, पाई बाई 2। तो बोलो इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। तो ओवरऑल बेटा हम लोगों ने ये चीजें इसमें पढ़ी थी, क्लियर हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब इनका सीरीज। अभी मैंने क्या पढ़ा, प्योरली रेजिस्टिव केवल रेजिस्टर, फिर केवल कैपेसिटर, फिर केवल इंडक्टर। अब की बार दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, एक काम करते हैं एल और आर का कॉम्बिनेशन करते हैं। अब की एल को और आर को जोड़ के निकालते हैं, क्या करेंगे, एल आर सर्किट, कौन सा सर्किट, एल आर। तो एल आर, फिर हम लोग निकालेंगे सी आर, एक एल आर सर्किट निकालेंगे, एक सी आर निकालेंगे, फिर लास्ट में हम लोग निकालेंगे एल सी आर। अब आप सोच रहे होगे हमने एल सी क्यों नहीं निकाला, एल सी का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो एल सी ऑसिलेशन है आपके यहां, मतलब पहले था, अभी एल सी ऑसिलेशन नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। एल सी ऑसिलेशन भी है, लेकिन अभी पहले हम लोग को पढ़ना है एल आर, फिर हम लोग पढ़ेंगे सी आर। और अगर आप कहोगे तो एलसी बता देंगे, नहीं कहोगे तो फिर हम लोग सीधे एलसीआर सर्किट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे इन्हीं प्योरली सर्किट्स को, सीरीज में कंबाइन करके निकालेंगे कि अब उसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, क्या 90 डिग्री से लीड लैग कर रहा है या कोई और एंगल से लीड लैग कर रहा है। यहां देखो 90 डिग्री से ही कर रहा है प्योरली में, लेकिन सोचो जब दो चीज को जोड़ोगे तो फिर 90 डिग्री से नहीं लैग करेगा या लीड करेगा, कुछ एंगल से करेगा, और वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो उस एंगल को हम कह देते हैं फाई।
क्या बोल देते हैं, फाई एंगल से लीड कर रहा है, फाई एंगल से लैग कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल डिग्री हम लोग को नहीं पता। पता है आपको एक्चुअल डिग्री? नहीं पता। बात समझ में आई? तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का शुरू करते हैं, जो कि है सीरीज एल आर सर्किट। आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सीरीज में किसको जोड़ेंगे? एल आर सर्किट। कौन सा सर्किट बेटा? एल आर सर्किट। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने अब की बार किसको जोड़ा है? एक रेजिस्टर लिया है, एक इंडक्टर लिया है। बात समझ में आई है नहीं आई? और इनको मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। क्या क्या लिया? अब की बार रेजिस्टर लिया है और इंडक्टर लिया है, और मैंने कहा यहां से करंट निकल के जा रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा ये करंट जा रहा है, वोल्टेज क्या होगा? निकाल के दिखाओ, है ना? तो वोल्टेज क्या होगा? नहीं पता। क्या आएगा वोल्टेज? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन। अब फेज क्या होगा वो मुझे नहीं पता। लैग कर रहा, लीड कर रहा, भाई करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी। अब मैंने कहा वोल्टेज का फेज क्या होगा? होगा कुछ, आएगा, है ना? तो लीड कर रहा, लैग कर रहा, वो अभी हम समझ जाएंगे कि कौन लीड कर रहा, कौन लैग कर रहा। अब हमें देखना है ये जो करंट आया वो लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है। अब मैंने यहां पे दो सर्किट लगा दिए, एक आर और एक एल। तो आपको पता ही है इसका पोटेंशियल वी आर होगा, इसका पोटेंशियल वी एल होगा। भाई इंडक्टर का पोटेंशियल कुछ और होगा, रेजिस्टर का पोटेंशियल कुछ और होगा, सीधी सी बात है। ये पॉजिटिव निगेटिव सीरीज में जुड़े हुए हैं। यही तो सीरीज होता है। अल्टरनेट टर्मिनल्स अगर जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि करंट क्या जा रहा है, तो आप कहोगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा रेजिस्टर में, रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा? तो तुम कहोगे V इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टर का वोल्टेज करंट के फेज में होता है। याद आया? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। तो भाई यहां का वोल्टेज भी तो यही होगा, जिस फेज में करंट होगा उसी फेज में वोल्टेज भी होगा। कौन से? रेजिस्टर में। किसमें? किस कंपोनेंट में? रेजिस्टर में। अब मैं पूछूं कि भैया VL यानी इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, तो तुम बोलोगे वी नॉट एल साइन ओमेगा टी। अच्छा आगे क्या लिखे? करंट अगर क्या है, याद करो प्योरली इंडक्टर में क्या था? करंट लैग करता था कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो यहां भी करंट लैग करना चाहिए, मतलब हम ओमेगा टी में प्लस पाई बाई टू जोड़ दें। देखो ध्यान से सुनना, इसका ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। देखो अब 90 डिग्री से करंट लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो पोटेंशियल 90 डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब करंट 90 डिग्री कम है। ये चीज हमको बैलेंस करके लिखनी होगी। हमें इंडक्टर ने मुझे क्या बताया? बस इतना बताया कि करंट लैग करेगा, पोटेंशियल लीड करेगा। वो अपने हिसाब से करो कौन लैग कर रहा कौन लीड। ठीक है, बट करंट यहां अगर ओमेगा टी है तो पोटेंशियल क्या होगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो यहां पे करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है कि नहीं? इसमें इंडक्टर में लैग कर रहा है ना। इंडक्टर में करंट कितना है? ओमेगा टी फेज है। यहां कितना है वोल्टेज का? वोल्टेज कितना है यहाँ का? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? प्योर पीछे जाओ। प्योरली इंडक्टिव सर्किट हमें क्या बताता है? अगर वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज कितना है? ओमेगा टी। तो करंट क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी करंट लैग कर रहा है। ठीक है, यहां देखो हमारे पास करंट है ओमेगा टी, तो यानी पोटेंशियल में प्लस पाई बाई टू जोड़ोगे। करंट लैग करना चाहिए ना, तो इंडक्टर में करंट देखो लैग कर रहा है, उसका इंडक्टर का पोटेंशियल क्या है? वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और करंट यहां कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट लैग नहीं कर रहा 90 डिग्री से। और सीरीज में करंट तो दोनों में सेम होगा? नहीं, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो इसीलिए तो वी आर और वी एल लिखा है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। और देख सकते हो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। और करंट क्या है? सेम है। करंट इसमें भी आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें भी आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट रेजिस्टर में करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका वोल्टेज क्या होगा?
वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज क्या है? सेम, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि रेजिस्टिव सर्किट में दोनों का फेज क्या होता है? सेम। लेकिन इंडक्टर सर्किट में क्या होता है? करंट लैग करता है कितने डिग्री से? 90। तो मैंने क्या देखा कि करंट का फेज कितना? ओमेगा टी। इसको लैग करना चाहिए, तो यहां का पोटेंशियल क्या लग गया? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट कम है, वोल्टेज अभी भी यहाँ कितना है? ज्यादा है। कितना? 90 डिग्री से। और करंट कितना है यहाँ पे? कम है 90 डिग्री से। तो करंट अभी भी देखो यहाँ लैग कर रहा है। कितना? 90 डिग्री से। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया? अब क्लियर होगा? बहुत बढ़िया। तो मैं कहूं इसका वो बनाओ, एक फेजर डायग्राम देखते हैं छोटा सा बना के। तो आप देखो, ये करंट जा रहा क्या बेटा? आई नॉट। ध्यान समझना, सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। और ये क्या गया? वी आर नॉट। क्यों लिखा दोनों को सेम बराबर? क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है करंट और रेजिस्टर का वोल्टेज सेम फेज में। तो देखो दोनों को एक साथ बनाया, बनाया कि नहीं? और इंडक्टर का वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है करंट से। करंट लैग कर रहा है ना इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या बनेगा? ये बनेगा वी नॉट एल। देखो वी नॉट एल है इंडक्टर का वोल्टेज। करंट देखो 90 डिग्री से लैग कर रहा है कि नहीं? और यही तो इंडक्टर कहता है करंट लैग करता है। इंडक्टर में करंट क्या करता है? लैग। कितने डिग्री से? और देख लो करंट कितना कम है वोल्टेज से? ओमेगा टी है, माइनस 90 है। तो देखो इंडक्टर का वोल्टेज ये है और करंट का वोल्टेज 90 डिग्री कम है। दोनों सर्किट को जोड़ रहे हैं, ध्यान से सुन लो। आर सर्किट के अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। इंडक्टर के अकॉर्डिंग करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। पोटेंशियल क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो यही तो दिखाया मैंने यहां पे। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो करंट इस तरफ है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी इसी तरफ है, दोनों सेम फेज में है। लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज क्या कर रहा है? पाई बाई टू से लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो देखो ये बनाया हमने, 90 डिग्री वोल्टेज क्या कर रहा है? इंडक्टर का लीड कर रहा है। कुछ समझ में आया? अब क्या होगा? ध्यान से सुनो, ये तो अलग अलग की कहानी होगी। अब मैंने को दोनों को जोड़ दिया है। अब जोड़ दिया है तो रेजिस्टर कहेगा नेट वोल्टेज, अब इन दोनों के बीच का कुछ नेट वोल्टेज होगा ना। रेजिस्टर कहेगा वोल्टेज को पूरा का पूरा इधर कर लो करंट के फेज में ही। वोल्टेज क्या कहेगा? जो रेजिस्टर का वोल्टेज है वो करंट क्या कहेगा? वोल्टेज क्या कहेगा? वोल्टेज कहेगा कि जो ऊपर वाला वोल्टेज है इसको घसीट के अपने फेज में कर लो। लेकिन ये चाहेगा कि नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। तो दोनों में हो जाएगा कंप्रोमाइज। क्या होगा? कंप्रोमाइज। नहीं समझे? ये इंडक्टर का वोल्टेज है, ये किसका वोल्टेज है? इंडक्टर का। ये किसका वोल्टेज है? रेजिस्टर का। अब इन दोनों के बीच में कोई नेट वोल्टेज आना चाहिए, है ना? तो ये रेजिस्टर सोचेगा कि हम पूरे वोल्टेज को करंट के फेज में कर लेते हैं। इंडक्टर का वोल्टेज क्या चाहेगा कि नहीं मैं तो लीड करूंगा करंट से 90 डिग्री से। तो रेजिस्टर अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करेगा, इंडक्टर वोल्टेज को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, नेट वोल्टेज को। तो नेट वोल्टेज क्या कहेगा? मैं किसी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बीच में रहूंगा। ये हो गया वी नॉट, नेट वोल्टेज। क्या है ये? याद करो, एक वेक्टर होता था ए, एक वेक्टर होता था बी, इन दोनों के बीच का वेक्टर होता था आर, रिजल्टेंट वेक्टर। आर इज इक्वल टू आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आया? वेक्टर, वेक्टर। तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट में आया था। तो यहां पे भी ये भी तो वेक्टर ही है, ये भी क्या है? फेजर डायग्राम, एज अ डायरेक्शन के साथ हमको बताना है। बात समझ में आई? तो वी नॉट को कोशिश क्या करेगा? नेट वोल्टेज रेजिस्टर वाला, रेजिस्टर क्या कहा जाएगा? नेट वोल्टेज जो है वो करंट के फेज में जाए। और इंडक्टर क्या जाएगा कि नेट वोल्टेज नहीं लीड करे 90 डिग्री से। तो नेट वोल्टेज कहता है ना मैं उधर जाऊंगा ना इधर, मैं बीच में रुक जाऊंगा। तो ये आया नेट वोल्टेज। अच्छा, ए ये था, ये बी था। जैसे ही बीच में रिजल्टेंट आया वैसे ही ए और बी की कहानी क्या हो गई? खत्म। ए और बी की कहानी खत्म हो गई, इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट निकला है। नहीं समझे? जैसे ए है 2 और बी है 4। मैंने कहा रिजल्टेंट कितना आएगा? तुमने कहा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2
ए बी यानी 2 इंटू 4 कॉस ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 पूरा 0। कितना बचा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 √20। तो अब इनकी कहानी खत्म। अब नेट रिजल्टेंट कितना आया? √20। ये हो गया फाइनल आंसर। समझ रहे हो? अब इनकी कहानी हो अभी की खत्म, इन्हीं का नेट आया, नेट। समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से जब ये V0R था, ये V0L था, तो इन दोनों कहानी खत्म। अब आ गया ये नेट वोल्टेज V0। तो करंट से अब नेट वोल्टेज कितना एंगल ऊपर है? फाई। अभी भी वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, लेकिन करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से नहीं, 5 डिग्री से। कितने डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज? वोल्टेज लीड कर रहा है, नेट वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। कितने डिग्री से? 5। अभी भी देखो एलआर सर्किट में भी करंट क्या कर रहा है? लैग। करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। नेट वोल्टेज ये है। अब इनकी और इनकी कहानी खत्म। भाई एल और आर को तुमने जोड़ दिया। पहले एल अलग था, एल का वोल्टेज, आर का वोल्टेज अलग था। अब उन दोनों का ही तो वोल्टेज आया पूरा नेट वोल्टेज यही तो आया इन दोनों का, V0। तो अब इनकी कहानी खत्म। अब इनको तुम हटा दो, इनको तुम, इन भाई साहब को तुम यहां से हटा दो, ये और ये वोल्टेज को हटा दो। अब नेट वोल्टेज तुमको ये मिल रहा V0, और करंट कितना मिल रहा? I0। अभी भी देखो वोल्टेज कितना है, लीड कर रहा, 5 एंगल से लीड कर रहा, और करंट अभी भी लैग कर रहा। तो L और R को आपस में जब जोड़ोगे तब भी करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा, बट 90 डिग्री नहीं, 5 एंगल से। अभी मैंने यही तो पीछे बताया था, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं 90 डिग्री से लीड और लैग करें, कोई भी एंगल से लीड और लैग कर सकते हैं। तो कितना एंगल आया? 5। देख सको भाई, इंडक्टर का था ये, रजिस्टर का था ये, दोनों का नेट कितना आया? ये दोनों का नेट वोल्टेज कितना आया? ये आया नेट वोल्टेज। तो रजिस्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज मिलाकर नेट वोल्टेज हमारा ये आया। अब बताओ करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है? करंट लैग कर रहा है। पोटेंशियल लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? पोटेंशियल लीड कर रहा है। अब मैं पूछूं पोटेंशियल जो लीड कर रहा है कितने एंगल से? 5। करंट जो लैग कर रहा है कितने एंगल से? 5। खत्म। आया समझ में या नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आया? फिर से मैं समराइज कर रहा हूं पूरा, ध्यान सुनना। एल 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 मतलब इंडक्टर, इंडक्टर का वोल्टेज ये और करंट ये ऐसे समझ लो, करंट ऐसे जा रही है। समझ में आई बात? तो वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। इतनी कहानी समझ में आई? रेजिस्टर में करंट ये, वोल्टेज ये, दोनों क्या है? सेम फेज में। मैंने कहा एक वोल्टेज ये जा रहा है, एक वोल्टेज ये, इन दोनों का जोड़ा है, तो इन दोनों का नेट वोल्टेज कितना होगा? एक का वोल्टेज कितना? एक का वोल्टेज 20, एक का वोल्टेज 40। मैंने कहा इन दोनों का टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितना होगा? इसी तरह निकाल लोगे, इसी तरह निकालोगे, जो भी आएगा वो होगा ये नेट वोल्टेज। अब करंट तो इधर ही जा रहा है, अब नेट वोल्टेज ये आ गया। अब नेट वोल्टेज अभी भी क्या कर रहा है? करंट से लीड कर रहा है। कितने डिग्री एंगल? 5 डिग्री। और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है वोल्टेज से। कितने डिग्री एंगल? 5 डिग्री एंगल। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई पहले ये बताओ जरा, हमें इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आई बात समझ में बेटा या नहीं? आ गई सभी बच्चों को? भाई वोल्टेज एक था इंडक्टर का, एक था वोल्टेज, अरे भाई सीधी सी बात है, जैसे दो रजिस्टर जब लगते थे तो एक रजिस्टर R1 एक रजिस्टर R2, दोनों को जोड़ के R1 प्लस R2 ऐसे निकाल लेते थे ना, तो वो नेट रेजिस्टेंस तुम निकालते थे ना, तो वही नेट वोल्टेज हम लोग निकाल रहे हैं। और नेट वोल्टेज जो अभी निकला है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो अभी भी लीड कर रहा है, और करंट अभी भी क्या कर रहा है? लेकिन 90 डिग्री से नहीं, 5 डिग्री से, 5 एंगल से वोल्टेज लीड कर रहा है, और करंट 5 डिग्री से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। अब समझ में आई बात या नहीं? तो मैंने कहा V0 क्या होगा, ये V0 कितना आएगा? अब तुम यही तो पूछ रहे हो कितना आएगा, तो मेरा तरीका क्या था ये बताओ। R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही है ना बेटा रिजल्टेंट निकालने का? यही है ना?
तो वी नॉट निकाल लो। तो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, यही बोलोगे ना, प्लस 2 वी नॉट आर वी नॉट एल कॉस। अब देखो जरा, वी नॉट एल ऊपर वी नॉट आर नीचे, दोनों के बीच का एंगल 90, तो कॉस क्या रखोगे 90 डिग्री। बोलो समझ में आया। कॉस 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, यानी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर। इतना ही तो बचा। अब आया है नहीं, यही तो आया वी नॉट। अब कितना आया मैं वो निकाल के दिखा रहा हूं, कितना आया। कैसे निकालोगे, वही तरीका है वेक्टर वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी नॉट को तुम क्या लिख सकते हो, वी नॉट आर को आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर। सिंपल सी यार बात है। आर को क्या लिखते थे, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। वी नॉट एल को क्या लिखोगे, आई नॉट इंटू एक्सएल। इसका रेजिस्टेंस एक्सएल होता था, उसका रेजिस्टेंस आर होता था, तो रख दो दोनों की वैल्यू। आई नॉट को, वी नॉट आर का स्क्वायर है, तो आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर, और इसका क्या है आई नॉट का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। आई नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, आई नॉट का स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। समझ में आया। अगर अंडर रूट से आई नॉट स्क्वायर को बाहर लोगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया वी नॉट। जरा कंपैरिजन करो, v इज इक्वल टू आई आर, आर आर क्या है रेजिस्टेंस, एक्सएल भी क्या है रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस ये है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं z, और इसी z को हम बोल देते हैं इंपीडेंस। इसी z को हम क्या बोल देते हैं, इंपीडेंस। क्या बोल देते हैं बेटा, इंपीडेंस बोल देते हैं। क्यों, ये भी रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस, तो टोटल इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम, तो दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे Z, यानी हमारा फॉर्मूला V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू Z, यानी Z की वैल्यू क्या आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। समझ में आया, ये है Z की वैल्यू, और दोनों ही रेजिस्टेंस है तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं ओवरऑल Z। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ। अब बताओ कितने बच्चों को LR सर्किट आया, क्लियर हुआ। LR में क्या था, L में क्या था, वोल्टेज लीड कर रहा था 90 डिग्री से, करंट लैग कर रहा था। रेजिस्टर में क्या था, करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ा तो VL और VR का नेट वोल्टेज कहीं बीच में निकल आया, नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज अभी भी करंट से क्या कर रहा है 5 डिग्री से लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है 5 डिग्री से लैग कर रहा है। तो ओवरऑल इस सर्किट को बनाने का मकसद क्या था, देखना था कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग। तो हमें क्या पता चला, करंट अभी भी लैग कर रहा है बट फाई एंगल से, और वोल्टेज लीड कर रहा है फाई एंगल से। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। तो यहां पे मतलब हम क्या लिख सकते हैं, करंट करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल बाई फाई एंगल। करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाई कितना डिग्री 5। बोलो समझ में आ गया, पोटेंशियल बाई 5। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, समझ में आ गया या नहीं, बोलो बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इंडक्टर और रेजिस्टर को अगर आपस में जोड़ दोगे तो बीच का कोई नेट वोल्टेज निकलेगा। अरे भैया क्या निकलेगा, नेट वोल्टेज, जो कि मैंने देखा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बिहाइंड पोटेंशियल बाई 5 डिग्री। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा फाई कितना, फाई कितना डिग्री लीड करेगा, कितना डिग्री लैग करेगा। चलिए अब वही चीज हम लोग निकालने चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, इधर ध्यान से सुनो, ओ बेटा इधर क्या था आई नॉट, इधर क्या था वी नॉट आर, इधर क्या था वी नॉट एल, और बीच में क्या था वी नॉट, यही निकला था। अच्छा ये बताओ इधर
वी नॉट एल को हम लोग क्या आई नॉट एक्सएल लिख सकते हैं। वी नॉट आर को क्या हम लोग आई नॉट आर लिख सकते हैं। वी नॉट आर को आई नॉट आर, तो आई नॉट से आई नॉट हटा दो एक थोड़ी देर के लिए, तो ये एक्सएल और ये आर, तो इनके बीच का टोटल इंपिडेंस क्या आया, जेड। क्या आया, जेड। इनके बीच का एंगल कितना बना था, फाई। नेट वोल्टेज और करंट के बीच में कितनी लैगिंग है, कितनी लीडिंग है, 5 डिग्री। तो यहां के भी कितना होगा रेजिस्टेंस का, 5। तो जेड और आर के बीच का एंगल कितना है, 5। अगर इस एक्सेल को तुम यहां शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर शिफ्टिंग पता है कि नहीं, वेक्टर को उठा के इधर भी तो रख सकते हो, तो बताओ tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अबे क्या मैथ पढ़ते हो भाई। हाँ, तो परपेंडिकुलर क्या है बताओ यहां पे, चलो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, इधर थोड़ा खसक जाओ, परपेंडिकुलर क्या है, फाई इसको यहां शिफ्ट करोगे तो यही तो परपेंडिकुलर है। फाई के सामने वाली साइड क्या होती है, तो तुम इसको यहां तो शिफ्ट करोगे ना बेटा, ये एक्सेल, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एक्सएल, और बेस क्या है, आर। तो एक्सएल बाई आर, ये क्या निकल आया, tan फाई। क्या निकल आया, नहीं समझ में आया। ये क्या है, वी नॉट आर, ये क्या है, वी नॉट एल। वी नॉट एल को तुम क्या, और ये क्या है, वी नॉट। वी नॉट एल को क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्सएल। इसको क्या लिख सकते हो, आई नॉट आर। आई नॉट हटा दो, तो वी एक्सी और एक्सएल और आर का नेट इंपिडेंस क्या था, रेजिस्टेंस जेड। इनके बीच का एंगल कितना था, फाई, तो इनके बीच का एंगल भी फाई। मैंने कहा tan फाई क्या होगा, फाई पता करना है हमको। tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, अगर एक्सेल को इधर शिफ्ट करोगे तो एक्सेल क्या होगा, परपेंडिकुलर। फाई के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस आर। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप एंगल पता कर सकते हो, क्या रखकर, रेजिस्टेंस। आप कुछ मत करो, इंडक्टर का रेजिस्टेंस रख दो अपॉन रजिस्टर का रेजिस्टेंस, दोनों का रेशियो निकाल दो, आपका tan फाई पता चल जाएगा कि करंट कितना लैग कर रहा है कितने डिग्री से, और वोल्टेज कितना लीड कर रहा है कितने डिग्री से। बात समझ में आ गई, कंफर्म, क्लियर हो गया बेटा, बोलो समझ में आया, इसको भी नोट कर लीजिए। तो बताओ यहां तक कितने बच्चों को एलआर सर्किट क्लियर हो गया है, कंफर्म। तो बताओ एलआर सर्किट में करंट लीड करेगा या लैग करेगा, लैग करेगा, कितने एंगल से, 5 डिग्री से। tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए, आगे कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।